नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। तो हमने जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस किया था। पहली क्लास हमारी हो गई थी। अभी हमारा सेकंड पार्ट है जनवरी का पार्ट 2, जिसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो हमने जनवरी से लेकर और दिसंबर 2025 करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कर लिया है। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, ऐप पर आप जाके देखो, ई बुक्स में आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, डॉक्टर अमित एकेडमी कंटेंट, तो वहां पर भी जो है आप एक बार देखना, आपको मिल जाएगी बेसिकली। तो ये जो इसके अलावा हमने फरवरी 2026 की डिस्कस कर ली है करंट अफेयर बहुत अच्छे से। मैंने ही करवाई है 3-4 पार्ट में, आराम से देखना, 2 घंटे की होगी। ठीक है। और जनवरी का एक पार्ट आ चुका है और बहुत जल्दी आज या कल तक हम कंप्लीट कर लेंगे जनवरी। ठीक है। उसके बाद में मार्च एक रह गई है, तो वो भी पीडीएफ आ चुकी है। ठीक है। इसको भी हम बहुत जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, यानी 2 या 3 दिन के अंदर आपको करंट अफेयर पहुंच जाएगा मार्च तक का। ठीक है। और फिर उसके बाद 26 अप्रैल को एग्जाम ही है। वो एकेडमी के बहुत सारे इनिशिएटिव आपके लिए चल रहे हैं। गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि प्री का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। तपस्या हो गया, या आपको लगता है नए न्यू कमर स्टूडेंट है, या फिर आप जो है जॉब में हो सिलेक्टेड, ठीक है, और अब आपको एससीएस की तैयारी करनी है, आपने 1 महीने की छुट्टी ली है, तो ये आपके लिए धुरंधर बैच जो है बहुत ही शानदार रहेगा, जिसमें डॉक्टर अमित सर खुद 5 यूपीएससी मेंस 3 इंटरव्यू और एससीएस 2019 क्वालिफाइड है, उनके द्वारा 4 सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, जिसके अंदर पढ़ा दी है, मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट। इसके अलावा अपना एक और कोर्स चल रहा है, जो कि हरियाणा पीसीएस के 5 साल के जो पीवाईक्यू है हिंदी में, ये आप जरूर लेना क्लास। ठीक है। आपके एग्जाम हो या नहीं हो, हमने इसको 360 डिग्री रिवीजन करवाया है। मतलब एक टॉपिक है मुगल काल का, तो पूरा मुगल काल का हमने रिवीजन करवाया। और मैंने जो देखा कि नोट्स जो मैंने आपको करवाए, वहां से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बने हैं और आगे बनेंगे। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, बाकी मेंस के और भी कोर्स है, इम्तिहान टेस्ट सीरीज है, तपस्या है, लैंग्वेज के पेपर है, वो सारे के सारे अवेलेबल है। एकेडमी जो है, आप वेबसाइट पे जाओ और कॉल करो। ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंट, तो उससे पहले हमने पॉलिटी डिस्कस कर ली, हमने हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया और हमने ज्योग्राफी को डिस्कस कर लिया। अभी हमारी बारी है पर्यावरण में। एक कन्वेंशन है बार्सिलोना। बार्सिलोना कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बार्सिलोना, ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, बस एग्जामिनर तो यही पूछता है। ठीक है। क्या है ये, तो ध्यान रखना, ये अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको दिख रहा है मेडिटेरियन सी है। ठीक है। और तो यानी कुल कहने का मतलब ये है कि काहिरा में आयोजित बार्सिलोना कन्वेंशन का जो COP24 में यूरोपीय संघ के देश और भूमध्य सागरीय साझेदार राष्ट्रों ने भूमध्य सागर की रक्षा के लिए, मतलब मेडिटेरियन सी को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उसके लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता को अपनाया है। और इसका उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना, क्योंकि भूमध्य सागर की रक्षा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आएगा किस सागर की रक्षा कर रहे हैं, रेड सी की, मेडिटेरियन सी की, ब्लैक सी की। ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, कुल मिला के हमें जो है मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और जो कोस्टल मरीन इकोसिस्टम है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुद्दा है, ये कब आया था, ये मुद्दा जो है कब आया था, ये आया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24। ठीक है। ये हुई थी 24, ये तो जो है कैटोवाइस पोलैंड में हुई थी। ठीक है। तो ये यूएनएफसीसी की है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो काहिरा में आयोजित बार्सिलोना कन्वेंशन के COP24 में यूरोपीय संघ के देश और भूमध्य सागरीय, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के मिस्र की जो राजधानी है इजिप्ट की काहिरा। ठीक है। अब आप यहां से देख लो, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सी कहां पे है, किन किन के बीच में जो है आप देखोगे तो मेडिटेरियन सी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आयोनियन सी है, ये एजियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये बास्पोर्स स्ट्रेट है। तो बास्पोर्स स्ट्रेट किसके बीच में, ब्लैक सी के बीच में, एजियन सी के बीच में है। सी ऑफ मरमरा है, तो मरमरा जो है किसके बीच में है, ठीक है, मरमरा है एजियन सी, और मरमरा के बीच में एक स्ट्रेट है, वो है दर्द। दर्द कब होता है, जब एज ज्यादा हो जाए, आदमी मर जाए, तब दर्द होता है। ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के आसपास इजराइल है, लेबनान है, साइप्रस है, ठीक है, माल्टा है, टूनिसिया है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ये बहुत सारे कंट्री है। ठीक है। ये सारे के सारे, ये एंड्रियाटिक सी है, एंड्रियाटिक सी, क्वेश्चन बार बार आता है, इससे रिलेटेड हो गया। ये जो है अपना टाइरेनियन सी है, बहुत अच्छे से देखना, इस बार
ईरान बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो यहां से आपके पीटी में क्वेश्चन बनेगा गारंटीड। ठीक है, तो कन्वेंशन क्या है? प्रदूषण के विरुद्ध जो है भूमध्य सागर के संरक्षण और सतत तटीय और समुद्री प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी क्षेत्रीय प्रबंधन, ध्यान रखना बाइंडिंग है। ठीक है, और ये यूएनईपी के नेतृत्व में, ये यूएनएफसीसी के नेतृत्व में नहीं है, ये गलत है, यूएनईपी के नेतृत्व में। ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, ये ध्यान रखना, इसके नेतृत्व में जो है ये है एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये आप याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि 1976 की बात है। ठीक है, और ये कन्वेंशन प्रभावी हुआ था 1978 में, बहुत पुराना चल रहा है ये बार्सिलोना कन्वेंशन। ठीक है, और भूमध्य सागर के समुद्री पर्यावरण और तटीय क्षेत्र के संरक्षण के लिए ये है। ठीक है, इसका नाम बदलकर ये कर दिया, पहले ये था प्रदूषण के विरुद्ध भूमध्य सागर के संरक्षण हेतु कन्वेंशन, फिर उसके बाद इन्होंने नाम चेंज करके ये कर दिया। अब भूमध्य सागर ये क्या है, तो हमने बात कर ली, एक अंतर महाद्वीपीय जो है समुद्र है। ठीक है, और लगभग आप देखोगे 25 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और वैश्विक महासागरीय क्षेत्र का लगभग 0.7% है। बहुत सारे हॉटस्पॉट है यहाँ पे। सीमावर्ती राष्ट्र की बात करें, यूरोप, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, एक बार मैप से देख लेना। ठीक है, इसके अलावा तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र में। तो यूरोप में इतने देश आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एशिया में आते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अफ्रीका में आते हैं 1 2 3 4 5, तो 9 5 14 और 5 19, इतने सारे हैं, और भी बहुत सारे। इसके अलावा अन्य प्रमुख जल निकाय संपर्क है, जिब्राल्टर के बीच में है। ठीक है, डर्डनेल्स, मरमरा और बास्पोर्स प्रणाली, काला सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, इनके बीच से भी संपर्क है इनके। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अपन बात करें, प्रमुख बहुत सारे बेसिन भी है। सबसे गहरा बिंदु याद करो, कैलिप्सो, कैलिप्सो डीप। ठीक है, जो कि आयोनियन सागर में है। बहुत सारे द्वीप भी है, कई बार एग्जाम में आते हैं, कोर्सिका। ठीक है, देखो देखो, सिसली। ठीक है, साइप्रस तो सबको पता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कार्सिका, सिसली, ये कहाँ है? ठीक है, ये तो ये कुछ बातें जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला है सेना स्पेक्टाबिलिस। तो देखो ये तो क्या है, तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में क्या है, मार्च 2026 तक राज्य के सभी जो वन प्रभागों से सेना स्पेक्टाबिलिस को पूरी तरह हटाने के उद्देश्य से भारत के सबसे बड़े आक्रामक विदेशी प्रजाति, बस ये ध्यान रखो, ये इन्वेसिव प्रजाति है जो कि बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी को नुकसान करती है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखना, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, क्या है, सेना स्पेक्टाबिलिस। तो सेना है, तो ये बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा ये मेनली कहां से आई है, तो दक्षिण और मध्य अमेरिका से, जो ब्राजील, अर्जेंटीना, वहां से आ गई। कैसे आई होगी, तो वही जो जहाज वगैरह आते रहते हैं वहां से, और कोई लेके आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आजकल ऐसे वॉर चलते हैं। ये आईयूसीएन की इसमें लिस्ट कंसर्न में है, ये ज्यादा चिंता पे नहीं है। ठीक है, क्या प्रभाव है क्या नहीं, ये अपने को देखने। पश्चिमी ट्रेगोपन, पश्चिमी ट्रेगोपन, वेस्ट ट्रेगोपन क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के आप देखोगे ना, सराहन फेसेंट्री में एक कैपिटेटिव प्रजनन कार्यक्रम में पश्चिमी ट्रेगोपन आबादी को सफलतापूर्वक स्थिर कर दिया है, जिससे क्या है कि संरक्षणवादियों को नई उम्मीद मिली है। पहले हो सकता है ये विलुप्त हो जाती, तो अभी हाल ही में इन्होंने, ये ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, ये है वो। तो ठीक है, ये चिड़िया टाइप है, ये बड़ी क्यूट है। ठीक है, पश्चिमी ट्रेगोपन, पश्चिमी ट्रेगोपन जिसे हम पक्षियों का राजा भी कहते हैं और जुजुराना भी कहते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब आप बताओ हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, कमेंट बॉक्स में हरियाणा के राज्य पक्षी, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ठीक है, स्टेट फ्लावर, बताओ सारे के सारे। ठीक है, और ये समशीतोष्ण हिमालय जंगलों में रहता है, बहुत ऊंची हाइट पे, 2400 से 3600 मीटर की हाइट पे, अल्पाइन टाइप। ठीक है, और खास करके रोडाट्रॉन, घने जंगल, शंकुधारी जंगलों को प्राथमिकता देता है, खासकर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, काजी नाग हो गया। ये आईयूसीएन की आप देखोगे तो बहुत रेड लिस्ट के असुरक्षित में है ये। ठीक है, अगला है गेंडा। देखो गेंडा हाल ही में जब इंटरनेशनल स्टडी की गई तो पता चला कि गेंडे के सींग हटाने से अफ्रीकी भंडार में अवैध शिकार में लगभग 75 से 78% की कमी आई है। ठीक है, मतलब सींग हटा दिया, सींग हटाती गेंडे के व्यापार में कमी आ गई। अब आपको एक याद होगी साइट्स, ये साइट्स एक साइट जो है एनवायरमेंट आप बोल सकते हो, कन्वेंशन बोल सकते हो, या फिर एक ट्रीटी टाइप बोल सकते हो। इसमें क्या है कि अवैध व्यापार को रोका जाता है। तो गेंडे के सींग ही महंगे होते हैं, कि मरा हाथी बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है, और जीवता हाथी कुछ नहीं, लेकिन मरा हाथी 1.25 लाख का है। ठीक है, ऐसे ही। तो ये है वो गेंडा, बहुत क्यूट और
आपने देखा होगा रोहित शर्मा जो है इंडियन क्रिकेटर, वो भी ऐसे अफ्रीका में जाके आए थे। तो ये राइनोसेरोटिडे परिवार से संबंधित है ये गेंडा। गेंडा एक बड़ा और शाकाहारी स्तनपायी, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सबसे पुराने जीवित मेगाफोना में से एक है, लाखों साल पुराना है, ठीक है। आप देखोगे तो खास करके गेंडों के प्रकार में बहुत सारी प्रजातियां हैं। देखो सफेद गेंडा जो है ये अफ्रीका में मिलता है, काला गेंडा अफ्रीका में मिलता है, ग्रेटर एक सींग वाला ये भारतीय गेंडा है जो कि अपने कहाँ मिलता है, काजीरंगा, ठीक है। जावा गेंडा इंडोनेशिया में मिलता है, जावा सुमात्रा, ठीक है। ये तो मुख्य मतलब बात करें यहाँ पे आयुसेन की आप स्थिति में देखोगे तो गंभीर रूप से लुप्त प्राय तो एक तो जावा वाला, एक सुमात्रा वाला, एक काला गेंडा है, ठीक है। ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, एससीएस में संभावना जो है वो कम है। अगला देखो, अगला है प्रदूषण नियंत्रण पोत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित, मतलब हमने खुद बनाया है, ठीक है। पर क्वेश्चन आएगा ये समुद्र प्रताप क्या है, तो समुद्र प्रताप क्या है, हमें लगा समुद्र है उसमें तो नाम रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, पीसीवी है, ठीक है। और जो समुद्री पर्यावरण संरक्षण में एक प्रमुख मील का पत्थर है, क्या है ये, तो एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत है, पीसीवी है, जिससे समुद्री पर्यावरण संरक्षण और तेल रिसाव प्रतिक्रिया, जो कि ऑयल जेपर यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है, अग्निशमन कार्यों के लिए भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन इसको किया गया है। आईसीसी बेड़े का सबसे बड़ा पोत है और भारत ने खुद डेवलप किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस के द्वारा नहीं, स्वदेशी। किसने डेवलप किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। आकार की बात करें तो 114 मीटर लंबाई है इसकी, लेंथ कितनी 114 मीटर है, और चौड़ाई है 16, मतलब 114 इंटू 14 कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और लगभग 4,000 टन का विस्थापन करता है ये, ठीक है, लंबे समय तक चलने और उस समुद्र संचालन को सक्षम बनाता है ये, ठीक है। बाकी उन्नत नेविगेशन है इसका, बहुत डायनेमिक पोजीशन, डीपी1 क्षमता वाला पहला आईसीसी जहाज है ये। प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रणाली, मतलब तेल की फिंगरप्रिंटिंग मशीन, तेल रिसाव का पता लगाना, चिपचिपा तेल वसूली उपकरण, जहाज पर प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला से लेंस है, बहुत सारी लेबोरेटरी है इसमें, अग्निशमन क्षमता भी इसकी बढ़िया है, कॉम्बेट एंड सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, गन से बिल्कुल लैस है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है द्वितीयक प्रदूषक, तो द्वितीयक प्रदूषण की बात करें तो सेकंड एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, ये देखो आप एयर पॉल्यूशन, और इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट देखो, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखो। प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो बिल्कुल आपको प्राकृतिक रूप से मिलेंगे, ठीक है, और इस तरीके से भाई कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, पीएम के कण हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे HNO3 है, तो इन्होंने तो भाई H2SO4 है, तो इन्होंने तो जल के साथ क्रिया करी है ना, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन गया, ठीक है। H2O2 हो गया, पेन हो गया, तो ये सारे के सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो क्या है, नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, ठीक है। और मोबाइल सोर्स हो गया, स्टेशनरी सोर्सेज, मोस्ट हाइड्रोकार्बन, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल। तो खतरनाक कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक तो मेनली पृथ्वी में ये तो पाए ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसका नाम है CIR, के हालिया एनालिसिस किया, उससे पता चला कि द्वितीयक प्रदूषक अब दिल्ली के वार्षिक PM 2.5 लोड का लगभग 1/3 हिस्सा है, ठीक है। तो चौंकाने वाला विषय है। अब द्वितीयक प्रदूषक है क्या, तो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते हैं, मतलब डायरेक्ट H2SO4 नहीं निकलेगा, SO2 प्लस जल की क्रिया होगी तब जाके ये बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके बजाय वे वायुमंडल में तब बनते हैं जब प्राथमिक प्रदूषक सूरज की रोशनी, आर्द्रता, तापमान, ठहराव से प्रभावित रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तब बनेंगे जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट होंगे तब, ठीक है। आप देखोगे स्थानीय उत्सर्जन के विपरीत वे अक्सर नीचे की ओर और समय के साथ निर्माण करते हैं, जिससे नियंत्रण अधिक जो है जटिल हो जाता है। प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक देखो आप, PM 2.5 है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, PM 2.5, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, ओजोन, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा, जब एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन, तब ये जो है H2O SO2 के साथ क्रिया करता है तो H2SO4 बन जाता है, ठीक है, HNO3 बन जाता है। जब NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड प्लस में जल क्रिया करते हैं तो HNO3 बन जाता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये फोटोकेमिकल स्मोक घटक हो गया, जैसे पेरोक्सी पेन,
पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये द्वितीयक प्रदूषक कैसे बनते हैं? तो अग्रदूत गैसों का उत्सर्जन SO2 जो है किसे आती है? कोयले से, रिफाइनरियों से। NOx कहां से आती है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये NO2 है, ये कहां से निकलती है? तो वाहन हो गया, बिजली प्लांट से हो गया। रिफाइनरी से कौन सी निकलती है? ज्यादातर SO2 निकलती है, ठीक है। अमोनिया कहां से निकलती है? खास करके अपने लाइव स्टॉक वाला एरिया हो गया, गोबर हो गया, ये हो गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर का उपयोग अगर आप करते हो तो अमोनिया। तो ये सारे के सारे साइंस टेक के फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। वायुमंडलीय परिवर्तन की बात करें तो SO2 सल्फेट में ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। NOx नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीकरण करता है। अनुकूल मौसम स्थिति बहुत सारी जो है ये निर्भर करती है इसमें। पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, PM2 PM10। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप ध्यान रखना CO2 नहीं आती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में जो है वो आती है CO2, ये याद कर लेना। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसें हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। हम अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है आपको AQI, ठीक है, एक चार्ट जो है वो टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये वाला। ये देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बताए हैं, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए और कैटेगरी क्या है। कैटेगरी देखो, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। तो दिल्ली की स्थिति यहाँ पे है 401 से 500 सीवियर होता है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा एक कलर का भी क्वेश्चन आता है, कलर कि किसका कितना कलर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां से देखो, 0 से 50 है गुड है, इसका मतलब ग्रीन है, ग्रीन, ठीक है। 51 से 100 में थोड़ा कलर देखोगे तो ऐसा मिलेगा आपको, संतुष्टि पूर्वक है। तो 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200, ठीक है, 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500। तो 0 से लेकर 500 की रेंज है। कितनी कैटेगरी में? 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा। मॉडरेट कब होता है? मॉडरेट का मतलब है येलो, येलो, ये थोड़ा संतरे का कलर का है, ये रेड है और ये वेरी रेड है, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखते हैं सोलर फ्लेयर। तो सोलर फ्लेयर की हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। नासा ने अभी हाल ही में क्या है कि सूर्य से उत्पन्न एक अत्यंत शक्तिशाली X 1.9, ठीक है, क्लास सोलर फ्लेयर की इंफॉर्मेशन दी है हाल ही में। इस सौर घटना के कारण क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रेडियो ब्लैकआउट देखा गया है। किसमें देखा गया है? ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और आगे अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी गड़बड़ियों की आशंका भी बढ़ गई है, हो सकता है आग लग जाए, कुछ हो जाए। तो ये सौर समक जो है पृथ्वी से लगभग आप देखोगे 10 गुना बड़े विशाल सन स्पॉट समूह AR 4294 4296 की सक्रियता के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत चौंकाने वाला विषय है। सोलर फ्लेयर है क्या? तो सोलर फ्लेयर जो है सूर्य की सतह, मतलब सूर्य की जो सरफेस है और उसके ऊपरी जो वायुमंडल है उसके ऊपर, जैसे उसे बोलते हैं कोरोना में होने वाला अचानक और अंत्य तीव्र ऊर्जा विस्फोट है। तो सोलर फ्लेयर कहां होता है? तो सन के सरफेस पे होता है। कहां होता है? सन के सरफेस पे। ये विस्फोट मुख्यतः सन स्पॉट के आसपास मौजूद जुड़ी हुई मुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा के तीव्र मुक्त होने के कारण है। तो आपको पता होगा आदित्य L1 भी हमने यहाँ पे भेजा था, जो कि 1 सितंबर कब का था बताओ? 2023 या 2024? PSLV C57 की सहायता से हमने भेजा था ये, और L1 क्लास में है, L1। तो बहुत सारी क्लासें होती है, L1 L2 L3 L4, इसको भी थोड़ा रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये घटना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लगभग सभी भागों में विकिरण उत्सर्जित करती है, रेडियो तरंगों से लेकर एक्सरे और गामा किरणों तक। तो ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। मैं अगर इसकी बात करूं तो CGX UV IMR, ठीक है, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड का मतलब कि घुस के अंदर शरीर में घुस जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो एरिया ये है आयनित,
विकिरण है, आयनित है ये, तभी बोलते हैं ना एक्सरे करवाओ, तो एक्सरे शरीर के आर पार हो जाता है, ठीक है। अब बाकी वाले जो है ये है अनआयनित, यानी अनआयोनाइज्ड। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है, आवृत्ति जिसकी ज्यादा होती है लैम्डा उसका कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि आप देखोगे विजिबल है, ठीक है, दृश्य किरणें हैं, या इंफ्रारेड है, ठीक है, आई माइक्रोवेव है, रेडियो है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे टीवी का रिमोट है वो इंफ्रारेड पे काम करता है, ठीक है, हम खाना बनाते हैं वो माइक्रोवेव पे काम करता है, माइक्रोवेव ओवन पे काम करता है, ठीक है। यूवी जो है अल्ट्रा वायलेट, ये सारे के सारे पॉइंट यूवी, ओजोन कहाँ होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो जुड़े हुए मुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अभी बहुत सारी बातें जो है इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना। एक्सरे का वर्गीकरण, एक्स क्लास प्लेयर, इतना ज्यादा डीप नहीं जाना, पर ये ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के आसपास था और ऐसा कुछ मामला था, ठीक है। आयनित कौन से, अनायनित कौन से, ये ध्यान रखना। अब देखो आईआईए ने एस्ट्रोसैट पर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यूवीआईटी के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया एस्ट्रोसैट में। तो एस्ट्रोसैट जो है किसका है बताओ, भारत का है, ठीक है, ये भारत का है। पहला समर्पित है खगोल विज्ञान उपग्रह, एस्ट्रोनॉट साइंस सैटेलाइट है, जो क्या क्या करता है, जो यूवी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे बैंड में एक साथ अवलोकन को सक्षम बनाता है ये, ठीक है। तो यूवीआईटी के अब कितने साल हो गए पूरे, 10 साल, ठीक है। अब लॉन्च किया था इसको पीएसएलवी C30 से, हमने 30 से 2015 में किया था, 650 किलोमीटर की कक्षा में हमने लॉन्च किया था, ठीक है। और कई तरंग दैर्ध्य में ब्रह्मांडीय स्रोतों का इसने अध्ययन किया, उच्च ऊर्जा प्रक्रिया को ट्रैक किया, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं ये थी कि ये 0.3 से 100 केवी और यूवी बैंड को कवर करने वाला 5 वैज्ञानिक पेलोड है, ठीक है। और खास करके ये मिशन जो है ISTRSC बेंगलुरु द्वारा जो है ये संचालित है, और ये एक साथ मल्टी तरंग दैर्ध्य इमेजिंग को सक्षम करता है। तो अंतरिक्ष वेधशालाओं के बीच में एक यूनिक है, तो हम इस पे गर्व करते हैं, ठीक है। तो यूवीआईटी के बारे में, एस्ट्रोसॉट पर सवार एक ट्विन टेलीस्कोप है और इसका रेजोल्यूशन भी बढ़िया है, भारत का पहला यूवी स्पेस टेलीस्कोप है, हबल के बाद FUV क्षमता में विश्व स्तर पर दूसरा है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप सुना था ना आपने, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। अब इसका नाम पहले हबल था, हबल से कर दिया जेम्स, ठीक है, ये यूएसए का। अगला देखो, नाइजर ऑन्कोसेरियसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका देश बना, रट्टा मार लो। किससे रिलेटेड है, ब्लाइंडनेस है, मतलब आंखों से है, ऑन्को आते ही ऑन्को आते ही आंखों से रिलेटेड है, और ये है नाइजर देश। नाइजर देश हाल ही में न्यूज में क्यों है, तो नाइजर आधिकारिक तौर पर ऑन्को सेरियसिस यानी नदी अंधापन को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया, कि WHO द्वारा सत्यापित किया गया है ये, कि हाँ बिल्कुल चीजें परफेक्ट हो गई है, ठीक है। ऑन्कोरियसिस या नदी अंधापन एक उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय परजीवी बीमारी, ध्यान रखना, ठीक है, ट्रॉपिकल जो है पैरासाइट बीमारी है, जो फाइलेरिया वर्म ऑन्कोसेर का वोल्वुलस के कारण होती है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में अपडेट रहना, ठीक है, क्योंकि अपनी जो SCS की PYQ क्लास हो रही है उसमें मैं आपको ये करवा रहा हूं, क्लियर है। हाँ, और इसके अलावा बात करें, मूल की बात करें, तो ट्रेकोमा भी आंखों के कारण होता है, तो ऑन्कोरियसिस अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है। और खास करके ये ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, यहां पर ये जो है एंडेमिक क्षेत्र में मौजूद है। और अगला है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। तो BCI जो है हाल ही में भारत, अमेरिका, चाइना, यूरोप के नेतृत्व में वैश्विक प्रगति के बीच में स्वास्थ्य देखभाल हो गया, आर्थिक विकास और तकनीकी नेतृत्व के लिए स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट के रूप में न्यूरो टेक्नोलॉजी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की खोज कर रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में बहुत सारे कंट्री जो है अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं, और ये क्या है, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली जो मस्तिष्क के संकेतों की व्याख्या करता है। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क से रिलेटेड है EEG, ये इक्विपमेंट है, ये उपकरण है। ऐसे ही हृदय से रिलेटेड है ECG, आंखों से रिलेटेड है EOG, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ये तो मस्तिष्क के संकेतों की व्याख्या करता है, जो कंप्यूटर, रोबोटिक अंग और व्हील चेयर जैसे बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें डिजिटल कमांड में परिवर्तित करता है, ठीक है।
अब काम कैसे करता है, तो सिग्नल कैप्चर है, इलेक्ट्रोड न्यूरॉन से विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन पैटर्न को इरादम अनुवाद करते हैं और इस तरीके से। अगला है एटलस पर ग्रह रक्षा अभ्यास। देख रहे हो, कॉमेट 3i एटलस। एटलस तो क्या है ये, यूरोप ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह रक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है एटलस आते ही, ठीक है, और जो तेजी से आने वाली वस्तु 3i एटलस को ट्रैक करने में केंद्रित है। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है ईएसए, ईएसए, ठीक है, क्या है ये ग्रह रक्षा ड्रिल है। इसके परीक्षण करने के लिए आयोजित किया गया अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सिमुलेशन है, जो राष्ट्र पृथ्वी के निकट के खतरों का पता लगाते हैं और ट्रैक करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा है, यूओन आईएडब्ल्यूएन जो है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह चेतावनी नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से, मतलब केवल ग्रह रक्षा अभ्यास ईएसए ने नहीं किया है, ईएसए ने तो नेतृत्व किया है, ठीक है, और बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए हैं। ये उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, ट्रैकिंग नेटवर्क, आपातकाल में कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस तरीके की मूल्यांकन करना, ठीक है, बहुत ज्यादा ये काम करेगा एटलस। अगला है क्यूडे। क्यूडे क्या है, क्यूडे क्या है, क्यूडे क्या है, तो क्यू से लग रहा है क्वांटम, ठीक है, क्वांटम। तो 65 क्यूबिट वीलो प्रोसेसर का उपयोग करके गूगल के नए क्वांटम इकोज प्रयोग ने इस बात पर वैश्विक डिबेट छेड़ दी है कि क्या ये क्यूडे के आगमन को तेज करता है। तो अब ये आखिर क्यूडे है क्या, क्यूडे एक मोमेंट है, ठीक है, जब एक क्रिप्टोग्राफिक रूप से प्रासंगिक क्वांटम कंप्यूटर आरएसए 2048 जैसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाले एनक्रिप्शन सिस्टम को तोड़ने के लिए पर्याप्त हो जाता है, मतलब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को तोड़ देता है कुछ समय के लिए, ठीक है, तब जो है वैश्विक डिजिटल सुरक्षा को खतरा होता है। तो क्यू डे रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है, तो पृष्ठभूमि क्या है, एल्गोरिथम ये 1994 से उपजा है, जिसने दिखाया कि पर्याप्त रूप से बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बड़ी संख्या को तेजी से कार्य कर सकता है और आज की सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी के पीछे की गणित को तोड़ सकता है। तो ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, बस क्यूडे जो है किससे रिलेटेड है, क्वांटम से। अलगा देखो, जेमिनिड उल्का। जेमिनिड उल्का 13 से 15 दिसंबर की बात है, भारत में चरम पर पहुंचने के लिए तैयार है, जो अंधेरे आसमान के नीचे प्रति घंटे 100 से 120 उल्काओं की पेशकश करती है। एकदम अंधेरा है और फिर ये देखो ये, ठीक है। तो जेमिनिड्स हर दिसंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उल्का बौछार है, मतलब दिसंबर में मनाते हैं हम जेमिनिड उल्का, ठीक है, और ये अपनी उच्च हल्का उल्का दर, चमकदार आग के गोले और धीमी गति से चलने वाली धारियों के लिए जाना जाता है, तो काफी एंजॉय करते हैं हम। अगला देखो आइला। आइला तो बहुत ज्यादा रिपीट है, मतलब IAILA यानी कृत्रिम रूप से बुद्धिमान लैब सहायक, ठीक है, ये क्या है, तो एक स्वायत्त AI संचालित प्रयोगशाला है। क्या है, AI संचालित जो है ये प्रयोगशाला है, तो निरंतर मानवीय इंटरफेरेंस के बिना वास्तविक दुनिया के वैज्ञानिक प्रयोगों को डिजाइन और व्याख्या कर सकता है, ठीक है। विकसित अभी हाल ही में किससे करी है इसने, IIT दिल्ली, डेनमार्क और जर्मनी की अनुसंधान टीमों के सहयोग से। तो केवल भारत ने इसको नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। AILA क्या है, तो IIT दिल्ली, डेनमार्क और जर्मनी की अनुसंधान टीम के सहयोग से, ठीक है। तो साइंस में काफी अच्छे फैक्ट है। अगला है प्लसर का क्विक रिलेइंग सिस्टम, PQRS। PQRS प्लसर के क्विक रिलेइंग सिस्टम, P फॉर प्लसर। तो प्लसर की क्विक रिले सिस्टम एक अर्ध मशीनीकृत ट्रैक नवीनीकरण तकनीक है, जिसका उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा पुराने ट्रैक पैनलों को हटाने और उन्हें छोटे ट्रैफिक ब्लॉकों के भीतर कुशलता से नए प्री फैब्रिकेटेड रेल पैनलों के साथ बदलने के लिए किया जाता है। तो ये जो विकसित हुआ है रेलवे ट्रैक जो है ऑस्ट्रिया स्थित एक वैश्विक, ठीक है, ऑस्ट्रिया में जो है ये मेनली यहाँ डेवलप हुआ है। अभी हाल ही में न्यूज में क्या है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने प्लासर के PQRS का उपयोग करके 1033 ट्रैक मीटर का रिकॉर्ड एक दिन में स्थापित किया है। तो ये ध्यान रखना, PQRS सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड। अगला देखो एनोफ्लीज स्टेम फैंसी।
तो 2030 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए भारत के प्रयास आक्रामक शहरी मच्छर एनाफ्लीज स्टेम फैंसी के तेजी से प्रसार के साथ एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, खास करके दिल्ली वाले एरिया में। ठीक है, तो एक ये जो है मलेरिया संचालित मच्छर प्रजाति है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दोनों का फैलाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये मतलब मलेरिया के प्रकार है अलग अलग प्लाज्मोडियम के। ठीक है, तो फाल्सीपेरम वेवेक्स दोनों को फैलाने में सक्षम। जब अब विश्व स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों के लिए खतरा पैदा करने वाला एक आक्रामक वेक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मलेरिया उन्मूलन का हमारा जो लक्ष्य है वो है 2030। ठीक है, फास्ट ट्रैकिंग ड्रग डिस्कवरी के लिए पाथजेनी सॉफ्टवेयर आया है रिसेंट में। तो विज्ञान और साइंस टेक ने डीएसटी ने एक पाथजेनी विकसित किया है, किससे रिलेटेड है? ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, जो एक नया ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर है जो ड्रग प्रोटीन अनबाइंडिंग का सटीक अनुकरण करके दवा की खोज करने में काफी तेज करता है। ठीक है, तो पाथजेनी जो एक ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें कृत्रिम विकृतियों को पेश किए बिना दुर्लभ आणविक घटनाओं विशेष रूप से प्रोटीन लक्ष्यों से दवा अनबाइंडिंग का कुशलतापूर्वक अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है ये। और ये जो है एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है। तो पाथजेनी ध्यान रखना। अब बात आती है इकोनॉमी की। ठीक है, तो हमने एनवायरमेंट की बात कर ली, हमने साइंस टेक की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भारत को एक अग्रणी क्वांटम संचालित अर्थव्यवस्था में हम बदल रहे हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में फ्रंटियर टेक हब ने, नीति आयोग के जो है फ्रंटियर टेक हब, इसने ये कहा है, एक रिपोर्ट निकाली है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन लीडिंग क्वांटम पावर्ड इकोनॉमी शीर्षक से एक व्यापक रोड मैप जारी किया है। इस रोड मैप में क्या है? ये रोड मैप नीति आयोग ने किसके साथ? आईबीएम के साथ तैयार किया है, ये ध्यान रखना पहला पॉइंट। ठीक है, राष्ट्रीय एक रणनीतिक रोड मैप है जो क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग सामग्री के लिए भारत के 2035 का दृष्टिकोण है। एक ये याद करना, 2035। ठीक है, क्या है रिपोर्ट की मुख्य बात है कि 2035 का भारत का विजन ये है कि भारत शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में आएगा। कितने? 3, शीर्ष 3 क्वांटम अर्थ इकोनॉमी में शामिल होगा। भारत का लक्ष्य है 10 प्लस क्वांटम स्टार्टअप के साथ 100 मिलियन प्लस अमेरिकी डॉलर रेवेन्यू प्राप्त करना और वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर बाजार का 50% से अधिक पर कब्जा करना। बस एक ही लाइन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है नीति आयोग की फ्रंटियर टेक हब की, तो इसमें ये बातें की गई है और क्वांटम आत्मनिर्भरता जो है हम हासिल करने जाएंगे 2035। ठीक है, तो ये हमारी 2 चरण की पत्थर योजना जो है, मील की पत्थर योजना है, 25 से 30 और 30 से 35। तो फाइनली 2035। ठीक है, भारत के लिए अवसर की बात करें, आप देखोगे अनाउंस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो आप देखोगे जनवरी 2023 अप्रैल 2025 में तो सबसे ज्यादा जापान ने पैसा लगाया है। तो इंडिया जो है यहां पे आ रहा है इस जगह, उससे पहले जापान, यूके, जर्मनी, यूएस हमसे बहुत आगे है। और ये ध्यान रखना, अपना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो है वो 2023 से 31 का है, तो 8 साल का है, 23 और 8 31। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग। और 6000 करोड़ का है, 6000 करोड़ का है। ठीक है, कितने का है? 6000 करोड़ का है। आपको पता ही है जीडीपी हम जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.65% इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत कम है हमारा इन्वेस्टमेंट। अगला है उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियम, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ इतना ज्यादा ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, तो ये आरबीआई से रिलेटेड है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता को, ठीक है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए $5 बिलियन रुपए की स्वैप के साथ 1 ट्रिलियन ओएमओ खरीद की घोषणा करी है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो फॉरेन बही प्रवाह होता है, ठीक है, बाहर वाले जो लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं यहाँ, उसके बीच में रुपया 90 प्रति डॉलर से कमजोर हो गया था, इसलिए अभी ओएमओ खरीद करी है, 1 ट्रिलियन ओएमओ खरीद की घोषणा करी है आरबीआई ने अभी हाल ही में, इसलिए ये ओएमओ न्यूज में आ गया। ओएमओ क्या होता है? ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये किससे रिलेटेड है, कैसा टूल है ये? तो आरबीआई की आप देखोगे पॉलिसी का, तो ये क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, जब आरबीआई वित्तीय प्रणाली में टिकाऊ तरलता को इंजेक्ट करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियां होती है उसको खरीदता है,
ठीक है, खरीदता है तो ओएमओ खरीद। और ये इससे क्या होता है, खरीदेगा बैंक का भंडार बढ़ेगा, बैंक का भंडार बढ़ेगा तो जो शॉर्ट टर्म है मतलब जो ब्याज दर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे रेपो रेट तो लैंडमार्क रेट है वो। और इससे क्या है कि मौद्रिक संचरण का समर्थन करता है। उद्देश्य यही है, तरलता दीर्घकालिक जो है रहे। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन देखो या आरबीआई के जो है पॉलिसीज देखो, उसमें 2-3 पॉलिसी आती है। एक होती है लिक्विडिटी इंजेक्शन, एक होती है लिक्विडिटी जो है अवशोषण, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो विस्तारवादी विस्तार किया है, विस्तार किया इसका मतलब वो खरीदेगा, खरीदेगा तो ब्याज की दरें कम होगी। लेकिन संकुचनात्मक है तो वो बेचेगा आरबीआई मार्केट में, आरबीआई बेचेगा तो पैसा निकलेगा, पैसा निकलेगा तो ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये महंगाई से रिलेटेड और इनको लेके जो है ये न्यूज में रहता है हर बार। ठीक है, अगला है डंपिंग। तो डंपिंग अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चावल है और यहाँ पर ट्रंप है। तो अमेरिकी किसानों द्वारा भारत पर सब्सिडी वाले चावल को अमेरिकी बाजार में डंप करने का आरोप लगाने के बाद में अमेरिकी भारतीय चावल पर नए टैरिफ पर विचार कर रहा है। ठीक है, भारत वालों ने अमेरिकी बाजार में चावल डंप कर दिए। ठीक है, और डंपिंग कब होती है, जब कोई फर्म किसी विदेशी बाजार में किसी उत्पाद को उसके घरेलू मूल्य से कम या उत्पादन की औसत लागत से कम कीमत पर बेचती है। मतलब हम चावल यहां बेच रहे हैं उससे सस्ता अमेरिका में बेच रहे हैं, तो ये डंप हो गया ना एक तरीके से। तो उससे क्या है कि उनके डोमेस्टिक लोगों से वो खरीदारी करेंगे नहीं, अपने वाले चावल ले लेंगे सस्ते वाले। तो कब डंप माना जाता है, तो निर्यातक देश का जो निर्यात मूल्य है वो घरेलू बाजार मूल्य जो है ज्यादा है, निर्यात मूल्य ज्यादा है घरेलू बाजार मूल्य से कम, घरेलू बाजार मूल्य कम है। ठीक है, या घरेलू मूल्य अनुपलब्ध है, फिर निर्यात मूल्य की तुलना करें। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ जो है डंपिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, लेकिन देशों को केवल तभी कार्य करने की अनुमति देता है जब वे साबित करते हैं। तो ये हर बार चीजें होती रही। अगला देखो, हिंद महासागर एक नई नीली अर्थव्यवस्था के उद्गम स्थल के रूप में है। तो डीप ओशियन मिशन जो है एक्सप्लोरिंग द डीप ओशियन द फाइनल फ्रंटियर ऑन प्लानेट अर्थ। ठीक है, इससे रिलेटेड ये चीज जो है न्यूज में आई है। तो हिंद महासागर एक आप देखोगे एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है जो एक नए ब्लू इकोनॉमी ढांचे के लिए आह्वान कर रहा है। ठीक है, और मानव जाति की सामान्य विरासत का यह समर्थन करता है। भारत ने अनक्लॉज के दौरान छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के साथ गठबंधन किया है, ये आप सबको पता है। ठीक है, बाकी इसको हिंद महासागर को हम बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर इसी को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत की जो क्लासें आप देखोगे ना, तो बेसिक बेसिक मैंने सारा पढ़ा दिया। ठीक है, COP30 ध्यान रखना, ये बेलेम में हुई थी, वहां पे वन ओशियन पार्टनरशिप की बात हुई थी। तो वहां पर $20 बिलियन महासागर का फाइनेंस जो टारगेट है वो तय किया था। ठीक है, हिंद महासागर में हम जो है ब्लू फंड की स्थापना कर रहे हैं। अगला है कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी। अब ये ध्यान रखो आप कि आप देखोगे बीमा क्षेत्र में, तो पहले क्या था, पहले 2000 आप देखोगे ना 2000, ठीक है, ये 2015 में FDI की सीमा 26 थी, उससे बढ़ाकर हमने कर दी 49। फिर हमने 2025 में कितनी करी, 49 से कर दी 74 कर दी 2021 में। और फिर अब अभी हमने कितनी कर दी है, 74 से 100 कर दी है। ठीक है, बस ये इतना ही, तो इतनी बातें ध्यान रखनी। बाकी FDI क्या होती है, FPI क्या होती है, ठीक है, ये तो बेसिक्स है। अब देखो भारत और एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार। तो आप देखो डिफेंस एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, 2014 में 686 करोड़ था और आज आप देखो 2024-25 में 23,000 करोड़ है। इसका मतलब 30 गुना बढ़ा है, 34%। ठीक है, और पिछले साल से 12% का इंक्रीज हुआ है। तो डिफेंस को भी हम ठीक है, क्लियर। तो देखो एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि भारत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
भारत ने कब रखा है? 2029 तक। 2029 पे 3 लाख करोड़ तो हम करेंगे डिफेंस का प्रोडक्शन, ठीक है, और एक्सपोर्ट करेंगे 50,000 करोड़ रुपया, जो कि भू राजनीतिक अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों के साथ हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रक्षा औद्योगिक आधार सार्वजनिक निजी फर्म और एमएसएमई अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी तक आप देखोगे 2024-25 तक हमने कितना कर दिया है? 1.5 लाख करोड़ कर दिया है। करना कितना है? 3 लाख करोड़, मतलब 2 गुना आगे बढ़ना है हमें पिछले 5 साल में, आने वाले 5 सालों में, ठीक है। आप देखोगे स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार की आवश्यकता, तो आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत में जो है स्विकसित और निर्मित है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है फिलीपींस को हमने भारत के ब्रह्मोस निर्यात इंडो पैसिफिक में आयातक से सुरक्षा प्रदाता के रूप में बदलाव को चिन्हित किया है। और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे रक्षा औद्योगिक गलियारों ने टाटा एडवांस सिस्टम और L&T जैसी फर्मों को आकर्षित किया है। ध्यान रखना, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये तमिलनाडु और यूपी में है, ठीक है, याद कर लेना ये। इसके अलावा हमने जो है स्वदेशी खरीद के लिए पॉलिसी सुधार किए हैं, DAP 2020 की खरीद हो गई, ठीक है, FDI का उदारीकरण किया है हमने, ये कुछ चीजें जो है हमने यहां से करी है। अगला देखो PFRDA, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है, तो हमने इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। NPS क्या है, वो चीज क्या है, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। अगला देखो भारत में विनिर्माण, तो विनिर्माण को लेकर हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पिछला डिस्कस किया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम के विश्लेषण के बाद में सार्वजनिक बहस में भारत की विनिर्माण मंदी फिर से उभर आई है, जिसमें कमजोर और औद्योगिकीकरण को मजदूरी संरचना, प्रौद्योगिकी ठहराव और डच रोग ढांचे से जो है इन्होंने जोड़ा है। तो भारत में विनिर्माण के बारे में क्या है? विनिर्माण क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी और एनर्जी का उपयोग करके जो रॉ मटेरियल होता है उसको तैयार माल में बदलते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल तैयार नहीं करते, रॉ मटेरियल तैयार है और उसके बाद में इसको भेजते हैं, ठीक है। अब आप देखो विनिर्माण जो है जीडीपी में कितना योगदान देता है? सकल घरेलू उत्पाद में 13% का योगदान, जबकि सेवाओं में लगभग कितना देता है? 64% का योगदान, ठीक है। और भारत के विनिर्माण में आप देखो जीडीपी की हिस्सेदारी जो है गिरावट ही आई है, ठीक है। और बहुत सारी योजनाएं जो है हम लेके आए हैं, PLI योजना हो गई जो कि 2020 में आई, मोबाइल निर्यात भी जो है उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो देखो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी पिछली क्लास में देखोगे ना, तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाया है, इंडस्ट्री, सर्विस और एग्रीकल्चर, ये तीनों मैंने एक साथ करवाए जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे तब। तो बहुत सारा रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो डच रोग जैसी मजदूरी विकृति क्या है? डच रोग क्या है? तो उच्च सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन ने मैन्युफैक्चरिंग में समानांतर उत्पादकता वृद्धि के बिना अर्थव्यवस्था व्यापी मजदूरों की उम्मीदों को बढ़ाया है। ये डच रोग हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो वो संघर्ष करते रहते हैं प्रतिस्पर्धा के लिए। अगला है ताम्र। तो तांबा अभी बहुत ज्यादा न्यूज में, आप सबको पता होगा कॉपर, ठीक है। कॉपर न्यूज में क्यों है? क्योंकि आजकल जो जिस तरीके से अमेरिकी टैरिफ जो है अनिश्चितता है, कुछ पता है नहीं, सप्लाई चेन जो है वो बाधित हो रही है, AI, क्लीन एनर्जी, EV की बढ़ती मांग, तो तांबे की जो है कीमतें बढ़ गई है। 2025 में आप देखोगे 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तांबा, ठीक है। अब ये कॉपर एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक धातु तत्व है, ठीक है, और उत्कृष्ट विद्युत और तापीय चालकता के लिए जाना जाता है। आप देखोगे चांदी, तांबा, इन सब की जो है चालकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रासायनिक विशेषताएं तो कोई दिक्कत नहीं, संक्षारण और ऑक्सीकरण के लिए बहुत ज्यादा प्रतिरोध है, कोरोजन के लिए। अब पीतल की बात करी थी पिताजी, पीतल जो है कॉपर और जिंक से, और कांसा जो है कॉपर और टिन से, ठीक है, कांटी। उत्कृष्ट विद्युत और तापीय चालकता चांदी के बाद दूसरी है, ठीक है, चांदी, तांबा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये ध्यान रखना, चांदी, चांदी तो महंगी है तो यूज नहीं कर सकते, तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो तांबा इसलिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। खास करके देखोगे
भारत में, और भारत में आप देखो या तांबे का दुनिया भर में, तो ये चिली, पेरू यहाँ ज्यादा होता है तांबा। अगला है पीआईबी से। तो पीआईबी को जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीआईबी हो गया, पीआईबी है इंटरनेशनल रिलेशन रह गया है। इंटरनेशनल रिलेशन के बाद में जो है सामाजिक मुद्दे, और अब ज्यादा नहीं रहा है, ठीक है। तो एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और डिफरेंट जो जितने भी कोर्सेज है वहां पे आप एनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ज्वाइन करिए और जुड़िए हमसे, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट, फरवरी का ऑलरेडी हो चुका है, मार्च का जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो अभी हमारी SCS 5 साल की PYQ की जनरल साइंस की क्लास है, जिसको हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।